मेरा 0 आ रहा है, किसी का 0.1% आ रहा है, वो ठीक है, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। अब इसको छोड़ दें, इसको भूल जाएं, अब आप केमिस्ट्री की तरफ चले इस पर सवाल नहीं करने हैं। अब केमिस्ट्री में क्या करना है सबसे पहले केमिस्ट्री में हमने देखना है जो लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स है ना, वो जल्दी से देख लेते हैं। लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट इसलिए देख लेते हैं कि हमें एक आइडिया हो जाएगा कि कौन से एक्सपेरिमेंट जो हैं वो यहाँ पर हमने करने हैं सबसे पहले, और फिर उसके बाद आगे हमने लेकर कैसे चलना है उसको, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ये लिस्ट थोड़ी सी ये इसको बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। इसमें पहले 4 एक्सपेरिमेंट में से एक पूरा एक्सपेरिमेंट आएगा, श्योर शॉट एक पूरा एक्सपेरिमेंट आएगा। और मज़े की बात यह है ये एक जैसे एक्सपेरिमेंट्स हैं, एक जैसे तकरीबन मिलते जुलते एक जैसे एक्सपेरिमेंट्स हैं। इसलिए अगर आपको 1 या 2 अच्छी तरह समझ आ गए तो सारे अच्छी तरह समझ आ जाएंगे। इसलिए इसमें बिल्कुल आपने ध्यान से इसको बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। एक कोई अच्छी तरह कर लेना है ताकि आपको बाकी भी क्लियर हो जाएं, ठीक। उसके बाद ये नीचे 7 लिखे हुए हैं, लग रहे काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन इनमें जब हम करने लगेंगे ना छोटी छोटी चीज़ें वो याद करनी है। कैसे याद करनी है वो बताऊँगा, मेरे साथ ही यहीं पर बैठ के याद कर लेना, ठीक। उसमें क्या रिज़ल्ट है वो फ़ौरन हम याद कर लेंगे। पहले जो लॉन्ग वाला है वो करेंगे हम, ठीक है। यानी पहले वो वाला करेंगे जिसमें एक पूरा प्रैक्टिकल 6 नंबर का हमारा आना ही आना है, वो पहले हमने करना है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब सबसे पहला एक्सपेरिमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है एक सेकंड मैं इसको हटा देता हूँ। अच्छा, मेरे पास वो पहले नहीं थी, वो PBA वाली ना वर्कशीट वाली बुक, वो भी अब आ गई है, तो मैं वो भी अभी आपको थोड़ी देर में वो दे दूँगा, परेशान नहीं होना, वो भी दे दूँगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल देख लें कि करना कैसे है, इसमें क्या करना है। अच्छा जी, सबसे पहले ये मेरे पास जो एक्सपेरिमेंट्स है, ये एक प्रैक्टिकल नोटबुक जो पहले हुआ करती थी वो है, ये मैंने इसलिए इंक्लूड किया है। इसमें 1-2 चीज़ें अपरेटस के बारे में यहाँ बतानी है, ठीक है, इसलिए ये मैंने यहाँ पर रखी। बल्कि इससे भी अच्छी मेरे पास यहाँ डायग्राम है, ये दूसरी वर्कशीट के अंदर है, यहाँ पर ये बहुत क्लियर डायग्राम्स हैं। यहाँ से ये अभी याद कर लें मेरे साथ, ये सबसे पहली डायग्राम आपको देख कर याद हो जानी चाहिए। ये क्या चीज़ है, ये ब्यूरेट है। अपरेटस रिक्वायर्ड सबसे पहले याद कर लें, दिस इज़ कॉल्ड अ ब्यूरेट, ठीक है जी। ब्यूरेट के नीचे एक स्टॉपर लगा होता है, इसके ऊपर ये स्केल पे रीडिंग होती है। इसको यूज़ किस लिए करते हैं, लिख लें इसको। जब टाइट्रेशन का एक्सपेरिमेंट होगा ब्यूरेट में, हमेशा आपने एसिड लेना है, ऑलवेज टेक एसिड इन ब्यूरेट। ब्यूरेट के अंदर एसिड लेना है हमेशा, ठीक हो गया। ये पहली चीज़ अपने ध्यान में बैठा लें कि आपने यहाँ पर एसिड ही लेना है ब्यूरेट के अंदर, ये ब्यूरेट होती है। अब बाकी जो अपरेटस रिक्वायर्ड हैं वो कौन से हैं वो दिखा दे, तो नीचे एक डायग्राम में देखिएगा सारा कुछ यहाँ पे बना हुआ आ जाएगा। ये देखें, ब्यूरेट आ गई, ब्यूरेट के अंदर एसिड लेना है, नीचे उसके कॉनिकल फ्लास्क, ये जो नीचे है इसको फ्लास्क बोल दें, कॉनिकल फ्लास्क बोल दें, दोनों बातें ठीक हैं, ठीक है। ये ब्यूरेट होगी, फ्लास्क होगी, ये होगी पिपेट आपकी, लिखा हुआ है, चलें वो लेबल क्या करूँ, लिखा हुआ है। ये नीचे छोटा एक पिपेट ही है, ये भी पिपेट ही है। ये किस लिए होते हैं यूज़, ये फिक्स्ड वॉल्यूम ट्रांसफ़र करने के लिए, दे आर यूज टू ट्रांसफ़र। ये क्वेश्चन आ सकता है क्यों इस्तेमाल होते हैं, यूज टू ट्रांसफ़र फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। अभी बताता हूँ कहाँ और कैसे होता है ठीक है। ये इंडिकेटर है, ये भी अभी हम आगे देखेंगे इंडिकेटर क्या करता है। तो फ्लास्क, ब्यूरेट, पिपेट ये, और अगर ये आ गया, ये ड्रॉपर भी होता है और इसको भी छोटा पिपेट भी कहते हैं, दोनों बातें इसकी ठीक है, ये यूज़ होगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा। हाँ, एसिड बनाते हैं हम, राउंड बॉटम फ्लास्क बड़ी वाली, वो बड़ी नेक वाली उसमें है, लेकिन वो प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हुए उसको हम इस्तेमाल नहीं करते, ठीक हो गया। अब यहाँ पर एक छोटी सी कन्फ्यूजन ये है, जो हमने जो हमारी लैब है केमिस्ट्री की ना उसके अंदर हमने जो यूज़ किया हुआ होता है ना ब्यूरेट, वो ये वाला यूज़ किया होता है, ये वाला ब्यूरेट यूज़ किया होता है। लेकिन इसके अलावा भी एक ब्यूरेट होता है जो फेडरल बोर्ड के वो जो मॉडल पेपर है ना उसमें ऐसे करके यूँ डायग्राम यूँ करके ब्यूरेट की बनी हुई है। ये वाला ब्यूरेट भी यूज़ हो सकता है, दोनों यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। ये ब्यूरेट भी इस्तेमाल हो सकता है, इसके ऊपर ऐसे 25 ml वहाँ पे लिखा हुआ था, ऑप्शन बी था शायद मॉडल पेपर वाले वीडियो में, तो मैंने गलती से ना इसको ना कह दिया था ये इस्तेमाल नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है इस्तेमाल, ठीक, क्योंकि ये फिक्स्ड वॉल्यूम लेने के लिए यूज़ होता है। अब अगर आपको ये कहे कि वॉल्यूम यूज़ जो करना है ना वो करना है 10
या 15 ml, फिर ये 25 वाला इस्तेमाल नहीं हो सकता, मेरा ये पॉइंट था। फिर ये 25 वाला जो है ना, ये 25 ही ले सकता है। ये जो दूसरा ब्यूरेट है ना, जो ये वाला डायग्राम यहाँ पे बनी हुई है, ये वाला ब्यूरेट है ना, ये आपको रीडिंग दे सकता है 10 की भी, 15 की भी, 20 की भी, 18 की भी रीडिंग दे सकता है वॉल्यूम की। ठीक हो गया। अब करना क्या होता है, देखें, अब दोबारा से जाते हैं, जो नोटबुक है उस पर जाते हैं, उस पर हम देखते हैं कि हमने करना क्या है, दोनों एक्सपेरिमेंट्स के अंदर क्या करना है। तो बिल्कुल ब्रीफली एक एक्सपेरिमेंट का बताऊंगा, सारा क्लियर हो जाएगा, बाकी एक्सपेरिमेंट्स का भी। आपने कॉनिकल फ्लास्क लेनी है। आप एक्सपेरिमेंट का नाम ऊपर पढ़ लें। एक्सपेरिमेंट का नाम सबसे पहले है स्टैंडर्डाइज द गिवन NaOH सोल्यूशन वॉल्यूमेट्रिकली। स्टैंडर्डाइज करने के लिए मकसद इसका यह है कि उस NaOH की सोल्यूशन की मोलैरिटी फाइंड आउट कर लें। उसको स्टैंडर्डाइज करना है तो उसकी मोलैरिटी ही बेसिकली हमने फाइंड आउट करनी है। आपको कुछ गिवन भी होगा इसके लिए। क्या गिवन होगा, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साथ। गिवन क्या होगा, यू विल बी गिवन एन एसिड, और उस एसिड की आपको मालूम होगी, एसिड के बारे में क्या चीज़ मालूम होगी आपको, एसिड के बारे में उसकी मोलैरिटी आपको पता होगी। अच्छा, मोलैरिटी को डिफाइन करना उसकी डेफिनेशन पेपर में आ सकती है। ठीक है, मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ अ सोल्यूशन, ये मोलैरिटी की डेफिनेशन होती है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व्ड पर dm क्यूब ऑफ अ सोल्यूशन, ये मोलैरिटी होती है। अब मोलैरिटी आपको किसकी गिवन होगी, एसिड की, जिसकी मोलैरिटी गिवन होती है ना। एक अगली बात भी नोट डाउन कर लो कि जिसकी मोलैरिटी पता होगी उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड सोल्यूशन। वी कॉल इट अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन। ठीक है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन उस मोलैरिटी इज गिवन, बस ये याद कर लो। यानी आपको पता होगा ये 0.1 मोलर HCl है, 0.1 मोलर कोई और एसिड आपको दे दिया है। ठीक है, मोलैरिटी पता होगी तो वो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है। और क्या चीज़ पता होगी आपको, आपको पता होगा यहाँ पर, ये मैं मिटाने लगा हूँ, ये वाली चीज़ मिटाने लगा हूँ। ठीक है, आपको और क्या चीज़ पता होगी, एसिड के बारे में आपको पहली चीज़ मोलैरिटी पता होगी, दूसरी चीज़ आपको बेस के बारे में पता होगी। बेस के बारे में क्या चीज़ पता होगी जी, जिसको आप स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं ना, उस बेस के बारे में उसका वॉल्यूम आपको पता होगा। ये दोनों चीज़ें नोन होंगी। फिर एसिड का वॉल्यूम के लिए आपको डायग्राम दे देंगे या कोई टेबल दे देंगे, उसमें से आप रीड करेंगे, तो एसिड का तो आपको वॉल्यूम भी पता होगा। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड सिर्फ एक चीज़ करनी है, मोलैरिटी ऑफ द बेस। ये है एक छोटा सा मतलब खाका कि हमने करना क्या है। अब इसके लिए फार्मूला क्या यूज़ करेंगे, M1V1 इक्वल्स M2V2। इसको मैं डिफरेंट कलर में कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं। क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, किस कॉलम में लिखा मैंने, बेस के कॉलम में। तो बेस की मोलैरिटी हम फाइंड आउट करेंगे इस पूरे एक्सपेरिमेंट में। तो देखिए मैथ्स है छोटा सा, ये V2 दूसरी साइड पे ले जाकर डिवाइड कर दें। तो अगर मैं M1V1 को V2 से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास यहाँ पे M2 आ जाएगा, जो कि बेस की मोलैरिटी है जो मैंने फाइंड आउट करनी है। ये है सारे एक्सपेरिमेंट में करना। अब वो कैसे करते हैं ब्रीफली बता रहा हूँ, आपने प्रोसीजर ना याद करना है ना कोई पूछेगा वहाँ पे। हम करते ही हैं, जो नीचे कॉनिकल फ्लास्क रखा हुआ है ना, इसके अंदर बेस ले लेते हैं। फ्लास्क के अंदर यहाँ बेस ले लिया। ठीक है, स्टेप 1 NaOH आपने इस फ्लास्क के अंदर ले लिया। आपको पता है कितना लिया, उसका वॉल्यूम आपको पता है, 10 cm क्यूब ऊपर उसने लिख दिया। किसके ज़रिए लेना है, पिपेट के ज़रिए लेना है। ये देखो ऊपर पिपेट बनाई हुई है, जो हमारी लैब में होती है वो वाली है, ये वाली पिपेट से इसके अंदर NaOH मुंतकिल कर दिया 10 cm क्यूब। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर ड्रॉपर के ज़रिए इंडिकेटर डालना है। ड्रॉपर इसका वर्ड ज़्यादा बेहतर है, ड्रॉपर से इंडिकेटर डालना है। ठीक है, अब कौन सा इंडिकेटर डालना है, ये देखिए फिनोफ्थलीन लिखा हुआ है। अब ये फिनोफ्थलीन कब इस्तेमाल करना है, जब NaOH है। ये वैसे गिवन होगा, लेकिन ये याद रख लें कि स्ट्रॉन्ग बेस के लिए NaOH यूज़ कर लेंगे। ठीक है, आगे आएगा डिफरेंट इंडिकेटर, वो अगले प्रैक्टिकल में बताता हूँ। फिर क्या करना है, ये ब्यूरेट के अंदर आपने इधर से एसिड ले लेना है और कॉनिकल फ्लास्क के नीचे रखना है। ब्यूरेट अभी ऑफ है, बंद है। ठीक, ब्यूरेट की इनिशियल रीडिंग वैसे 0 होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, लेकिन मॉडल पेपर में भी और आपके पेपर में भी हो सकता है ये 0 नहीं होगी, ये कोई और रीडिंग यहाँ से कोई होगी। चलें अभी के लिए फ़िलहाल मानते हैं ये 0 है, यानी स्टार्ट में 0 से इतना एक भरा हुआ है, ये ब्यूरेट एसिड से भरा हुआ है। अब हमने क्या करना है, इस टैप को ओपन करना है, इधर से एक एक कतरा करके एसिड नीचे गिरता जाएगा, गिरता जाएगा। एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे, क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा। हमें कैसे पता चला कब सॉल्ट और वाटर बना है, ये जो इंडिकेटर हमने डाला हुआ है ना, ये अपना कलर चेंज कर देगा।
तो जिस रीडिंग पे ये कलर चेंज करेगा आप साथ साथ उसको शेक करते जाएंगे। आपने ये स्टॉपर को बंद कर देना है, स्टॉपर को बंद करना है। उस वक्त जो रीडिंग आएगी उसको बोलेंगे फाइनल रीडिंग, वॉल्यूम की फाइनल रीडिंग। कौन सा वॉल्यूम? HCl का वॉल्यूम की फाइनल रीडिंग आ जाएगी। तो इनिशियल है 0, फाइनल है लेट्स सपोज फाइनल आती है 14। तो कितना एसिड इस्तेमाल हुआ है ज़रा मुझे बताएं। 14 में से 0 को माइनस करेंगे तो 14 cm³ भी तो इस्तेमाल हुआ ना इस तरह। ये आपको पहले से पता है 10 cm³ है, ये मैं ज़ुबानी देखे कर रहा हूँ। क्या पता है आपको? V1 आपको पहले से पता है 10 cm³ है, नहीं सॉरी V2 है, ये हमने बेस को V2 कहा हुआ है, तो V2 जो है 10 cm³ है। अच्छा V1 मुझे एक्सपेरिमेंट के बाद पता चला ये है 14 cm³। अगेन देखे कैसे पता चला? इनिशियल रीडिंग 0 थी, मैंने आहिस्ता आहिस्ता एक एक कतरा नीचे एसिड डालना शुरू किया। एक ऐसा पॉइंट आया कि इंडिकेटर ने कलर अपना चेंज किया। जैसे ही इंडिकेटर ने अपना कलर चेंज किया मैंने यहाँ से फाइनल रीडिंग देख ली कितनी है और स्टॉपर को रोक दिया। वो जो रीडिंग उस वक्त आई 14, 14.1 कुछ भी एक रीडिंग आ गई। अब मैंने फाइनल में से इनिशियल को माइनस किया तो वॉल्यूम मुझे पता चल गया एसिड का कितना इस्तेमाल हुआ है। एसिड की मोलैरिटी मुझे पहले ही पता है, लेट्स से 0.1 मोलर है। अब मैंने क्या करना है? M2 को फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे फाइंड आउट होगा? अभी मैंने ऊपर फार्मूला लिख दिया आपको, M1 इंटू V1 ओवर V2 करेंगे तो ये M2 आ जाएगा। ये रफ सी कैलकुलेशन है, देखें 0.1 इंटू 14 करूँ और उसको डिवाइडेड बाई 10 करूँ तो मेरे पास M2 आसानी से आ जाएगा। ठीक है, यही सारा कुछ यहाँ पर बताया गया है। इससे आगे भी वो हमें सारा रीड करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा प्रोसीजर लिखा हुआ है, ये बुक भी साथ अटैच कर लूँगा, देख लेना ही। ठीक है, जो कुछ ये मैंने बोला है ये सारा कुछ इधर लिखा हुआ है। कैरी आउट द टाइट्रेशन बाय एडिंग HCl सोल्यूशन और स्टेयर द कंटेंट्स, कीप ऑन एडिंग टिल द कलर ऑफ सोल्यूशन बिकम्स। अब ये याद कर लें, कब तक आपने एसिड पोर इन करते जाना है, कब तक फाइनल रीडिंग नोट नहीं करनी। टिल द फाइनल रीडिंग बिकम्स लाइट पिंक। ठीक है, देन चेक वेदर दिस पिंक कलर डिसअपियर्स बाय एडिंग 1 मोर ड्रॉप। यानी आपका जो इंडिकेटर था उसका कलर, यानी सोल्यूशन का ही कलर जो बेस है नीचे कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, कॉनिकल फ्लास्क के अंदर जो आपने इंडिकेटर डाला उसकी वजह से पूरी सोल्यूशन का कलर पहले लाइट पिंक हुआ। एक कतरा आपने HCl का और डाला ब्यूरेट से तो वो लाइट पिंक से वो कलर डिसअपियर हो गया, तो लाइट पिंक हुआ और फिर रीडिंग नोट कर ली। एक कतरा डाल लिया, डिसअपियर हो गया तो कंफर्म हो गया कि ये आपका फाइनल वॉल्यूम है। इसको बोलते हैं एंड पॉइंट। ठीक है, ये होती है फाइनल रीडिंग। ये आपने नोट करी, फार्मूला में वैल्यूज़ पुट की और फिर उसके बाद इसका आंसर निकाल लिया। ठीक है, ये नीचे फेक एक कैलकुलेशन हुई हुई है, बिल्कुल देखें जैसे मैंने बताया वैसे ये कैलकुलेशन। हाँ, इसमें ये देख लें, आपको इंडिकेशन ये हो जाए कि आपने सही किया या गलत किया। कैसे इंडिकेशन? आपको 2 या 3 रीडिंग्स गिवन होंगी, इनमें जो वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज है तकरीबन देखें एक जैसा है, तकरीबन मिलता जुलता, थोड़ा बहुत फ़र्क होगा। 10.1 हो सकता है, 10.2, 10.1, 10.2, 0.1 का डिफरेंस हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर आपका डिफरेंस तीसरी रीडिंग में दूसरी रीडिंग में ज़्यादा आ जाता है तो उसका मतलब आपने कोई गड़बड़ की है। ठीक है, वो चेक कर लेना। फिर इधर इस फार्मूले में उसने वैल्यूज़ पुट की हैं और नीचे उसने आंसर आपको निकाल के बता दिया है। M2 का क्या आंसर है? 0.1 बोला। M1 M2 का मतलब ये है कि किसी एक को M1 कहते हैं, किसी दूसरे को M2 कहते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन सा M1 है कौन सा M2 है। ठीक है, ये मोलैरिटी आ गई NaOH की, वो स्टैंडर्डाइज होगी, उसकी 0.1 मोलर बन गई। अब उसके बाद स्टैंडर्डाइज ही करना है दूसरे एक्सपेरिमेंट में, किसको? HCl सोल्यूशन को। पहले किसको स्टैंडर्डाइज किया है? बेस को। अब किसको स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं? HCl को। वहाँ बेस का क्या चीज़ फाइंड आउट किया? मोलैरिटी। यहाँ इसका क्या चीज़ फाइंड आउट करेंगे? ज़ाहिर है मोलैरिटी। अब इधर भी आपको कुछ चीज़ें गिवन होंगी। ठीक हो गया, क्या चीज़ें गिवन होंगी और क्या चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी होंगी। क्या चीज़ें गिवन होंगी, क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी होंगी। तो यहाँ आपको अगेन बेस का वॉल्यूम गिवन होगा। ठीक है, और आपने फाइंड आउट क्या करना होगा। देखें, अब नीचे कैलकुलेशन पे जा रहा हूँ, सारा प्रोसीजर वही है जो अभी मैंने बता दिया, प्रोसीजर वही है। नीचे आए कैलकुलेशन पे, HCl की मोलैरिटी अब आपने फाइंड आउट करनी है। HCl की मोलैरिटी, वॉल्यूम ऑफ NaOH भी पता है, मोलैरिटी ऑफ NaOH भी पता है, इसको स्टैंडर्ड बना दिया आपने। ठीक है, NaOH को स्टैंडर्ड सोल्यूशन बना दिया। आपने मोलैरिटी HCl की फाइंड आउट करनी है। वॉल्यूम ऑफ HCl ये टेबल से या डायग्राम से आएगा। कैसे आएगा? इनिशियल रीडिंग गिवन होगी, फाइनल रीडिंग गिवन होगी, दोनों को माइनस करना, वॉल्यूम यूज्ड आ गया।
इनिशियल रीडिंग गिवन, फाइनल गिवन, दोनों को माइनस करेंगे, वॉल्यूम यूज आ गया। इनिशियल रीडिंग, फाइनल रीडिंग माइनस करेंगे, वॉल्यूम यूज आ गया। इसका मीन निकाल लेना, तीनों को प्लस करके 3//, मीन वॉल्यूम आ गया। ये मीन वॉल्यूम उठा के आपने इस फार्मूला के अंदर पुट कर देना है, जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इस फार्मूला के अंदर पुट कर देना है। m1 v1/n1 इक्वल्स टू m2 v2/n2। अच्छा मैं n सॉरी भूल गया था ऊपर, n कहाँ से आएगा, ये n मैं भूल गया था सॉरी। m1 v1/n1, n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ये कहाँ से आएंगे, ये इक्वेशन जो लिखी हुई है ऊपर उसमें से आएंगे। n1 कहाँ से आएगा और n2 कहाँ से आएगा, ये देखो जो इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है, पेपर में गिवन होगी, ऐसे याद भी कर लें, याद ही होगी आप लोगों को। HCl + NaOH गिव्स NaCl + H2। इनके साथ कुछ भी नहीं लिखा हो तो इसके साथ 1 है, इसके साथ कुछ नहीं लिखा हो तो ये भी 1 है, तो दोनों के मोल्स 1 है बस, ये है इसका मतलब। तो वो नीचे डिनोमिनेटर में 1 लिखे ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन फार्मूला में आपने शो करना है m1 v1/n1 इक्वल्स टू m2 v2/n2, ठीक हो गया। अब इसमें से आपने फाइंड आउट क्या करना है, अब आपने m1 फाइंड आउट करना है, बाकी सब कुछ उस साइड पे ले जाएं। m1 यहाँ से 0.1 m आ गया, ये आपने स्टैंडर्डाइज किसको कर दिया, HCl को स्टैंडर्डाइज कर दिया, ठीक है। इसकी वर्कशीट करने से पहले ज़रा मैं जाता हूँ कॉमेंट्स की तरफ, आपको कोई क्वेश्चन हैं तो वो पहले पूछ लेता हूँ आप लोगों से, ठीक है। क्वेश्चन हैं तो अभी मुझे बता दो वरना आगे चलें। एनी क्वेश्चंस? अच्छा बहुत मैसेजेस हो गए, मुझे पढ़ा नहीं जाएगा। आई डोंट थिंक कि वो मुझे, मैं किसी का भी सवाल पढ़ सकता हूँ अभी। अच्छा सवाल तो आई डोंट थिंक कि पॉसिबल है कि मैं आप लोगों के इतने सारे सवाल हैं वो पढ़ सकूं, तो आई थिंक आई हैव टू लाइक गो अहेड विद वर्कशीट्स। आई थिंक वर्कशीट्स की तरफ ही हमें जाना चाहिए। आगे चलते हैं, चलें, क्योंकि मैं इधर से कुछ भी नहीं भी पढ़ सक रहा। अब यहाँ जो वर्कशीट वही स्टार वाली हैं उन्हीं को देखते हैं जल्दी से। ये लें जी, ये आ गई वो बुक, उसके अंदर से पहला ये प्रैक्टिकल है, इसी को देख लेते हैं। अच्छा ये वो मॉडल पेपर है जो फेडरल बोर्ड का था यहाँ। अच्छा ई जो है वो वैसे थर्मोमीटर नहीं है, ई को थोड़ा सा बड़ा करके देखें। अगर थर्मोमीटर है फिर तो इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास जो फिगर थी ना उसमें ये थर्मोमीटर तो नहीं बना हुआ था, ये थर्मोमीटर बना हुआ है। अभी तो थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर यहाँ इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। तो फिर B इसमें यूज़ होगा, C यूज़ होगा और F यूज़ होगा, BCF। इस डायग्राम के मुताबिक BCF है, BCF है, ठीक है। अगर थर्मोमीटर है तो थर्मोमीटर तो यूज़ नहीं होता। अच्छा बहरहाल इसको छोड़ दें अभी, ये आगे चलें। ये मॉडल पेपर सॉल्व हुआ है, मैंने ही कराया हुआ है इसलिए इसको छोड़ दें। लेट्स मूव अहेड with other model papers। अच्छा इधर उसने क्या ऑल ऑपरेटर्स एक्सेप्ट ई, ऑल नहीं, पहला भी यूज़ नहीं होता। चलो जी ये आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स आर नॉट यूज्ड इन एन एक्सपेरिमेंट, सेलेक्ट नॉट यूज्ड। कौन सा इस्तेमाल नहीं होता, तो देखें सी थर्मामीटर है, थर्मामीटर कहाँ इस्तेमाल होता है, तो ये तो इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। बीकर को भी हम इस्तेमाल नहीं करते, हम कॉनिकल फ्लास्क को इस्तेमाल करते हैं, और हम स्टैंड को भी ज़्यादा, स्टैंड भी ये नहीं होता, वो ट्रिपॉइड स्टैंड होता है। ये चलें बना दिया उसने ये वाला स्टैंड, तो ये भी हम मान लेते हैं। और ये ब्यूरेट ऊपर लिख के बनाया, वैसे डायग्राम बहुत गंदी सी बनी हुई, ये भी इस्तेमाल तो होता ही है, ठीक है। जो नहीं होते वो ये थर्मोमीटर इस्तेमाल नहीं होता और ये वाला स्टैंड नहीं इस्तेमाल होता। अच्छा हम कैलकुलेशन पे रहते हैं जी, ठीक है। कैलकुलेशन वाला काम जल्दी से कर लेते हैं। आई नो कि आप लोग कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी करें। अब अगेन केमिकल्स यूज स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ 0.1 मोलर HCl। ये 0.1 m HCl का मतलब क्या है, HCl की मोलैरिटी आपको गिवन है। इंडिकेटर क्या है, फिनोफ्थलीन है। और उसके बाद डिस्टिल्ड वाटर गिवन है वॉश करने के लिए। अब यहाँ डायग्राम्स जो बनी हुई हैं इसको ज़रा ध्यान से देखें। यहाँ पहली रीडिंग है 0, आपने इधर टेबल पे ले जाके इसकी इनिशियल रीडिंग पे लिख देना है 0। यहाँ फाइनल रीडिंग पूरी पूरी उसने 10 पे लिखी हुई है वहाँ इस डायग्राम में। अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर फिलअप करके यहाँ तक फिलअप कर दूँ तो फिर आप क्या लिखेंगे, ये क्या लिखेंगे आप,
ये वाली रीडिंग अगर मैं इतनी रखूँ तो फिर आपने क्या लिखना है, देखें ज़रा, 9 के बाद 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 लिखना है। नहीं सॉरी, एक मिनट ठहरे, मैं स्केल ज़रा दोबारा पढ़ लूँ। 9 और 10 के दरमियान है 5 डिविजन्स। अच्छा अब ये भी देख लो, मैं थोड़ा बड़ा करके यहाँ बना रहा हूँ। 9 यहाँ पे 9 के साथ एक लाइन लगी हुई है यूँ, उसके बाद 1 2 3 4 और ये 5वीं लाइन जो है ये 10 को ज़ाहिर कर रही है। तो अगर वॉल्यूम मेरा यहाँ तक हुआ, यहाँ तक, अब मैं कितनी रीडिंग पढ़ूँगा? तो 9 के बाद 9.1 नहीं है, ये एक डिवीज़न 0.2 के इक्वल है, तो 9.2 है, उसके बाद 9.4 है, उसके बाद 9.6 है ये, ठीक है। ये ध्यान करना है, आपके पास जो स्केल आएगी उसके मुताबिक। अगर 9 और 10 के दरमियान या कोई सी दो डिवीज़न के 10 लाइनें हैं तो 9 के बाद अगला नंबर 9.1 होगा, फिर 9.2 होगा, फिर 9.3 होगा, इस तरह चलेंगे। तो यहाँ दो नंबर्स के दरमियान 5 लाइनें, तो एक लाइन 0.2 के इक्वल है, 0.1 के इक्वल नहीं है। अच्छा अब पहली रीडिंग 0, इनिशियल रीडिंग 0, फाइनल रीडिंग यहाँ पे ये तो सीधी सीधी है 10। वॉल्यूम यूज्ड, फाइनल में से इनिशियल माइनस 10 में से 0 माइनस करेंगे 10 आ जाएगा। अच्छा फिर इनिशियल रीडिंग यहाँ फिर ये 10 आ गई और इसकी फाइनल रीडिंग क्या है, ये आ गई है 20। तो 20 में से 10 माइनस करेंगे फिर 10 आ जाएगा। ये 20 से शुरू हो रही है और जाके ख़त्म 30 पे हो रही है, तो 30 में से 20 को माइनस करेंगे फिर 10 आ गया। ये तकरीबन मिलती जुलती एक जैसी है। पेपर में ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर आएगा, 0.1 का फ़र्क ज़रूर आएगा, याद रखना है। तो आपने जो भी रीडिंग नज़र आएगी डायग्राम में वो आपने वहाँ से देख के पढ़ के फिर वो लिखनी है। अब इक्वेशन ये यूज्ड है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n1 एंड n2। n1 इसके साथ जो नंबर लिखा हुआ है वो क्या है, n1 है HCl NaOH के लिए, NaOH के साथ कुछ भी नहीं लिखा तो 1 है, HCl के साथ भी कुछ नहीं लिखा तो यहाँ पे 1 है। फाइंड द मोलैरिटी बाय यूजिंग फार्मूला m1v1 ओवर n1 इक्वल्स टू m2v2 ओवर n2। आपने NaOH की मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है, वो m2 होता है, तो आपने फार्मूले को ऐसे रीअरेंज करना है, m2 इक्वल्स टू m1v1 ओवर n1 इंटू v2 और यहाँ पे n2 इधर आ जाएगा ऊपर, ठीक है। वैसे वो 1 होते हैं n1 और n2, उनका कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। m1 है मोलैरिटी किसकी, HCl की, वो स्टार्ट में गिवन थी 0.1, वो 0.1 ही होगी, इनटू v1 वो है वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका, जो एसिड है, वो भी एसिड का वॉल्यूम यहाँ पे मीन हमने निकाला 10 cm3, तो यहाँ पे मैंने 10 पुट कर देना है और उसको डिवाइड कर देना है, वो दोनों 1 और 1 कैंसिल हो गए। नीचे है v2, वो है वॉल्यूम किसका, NaOH का, तो NaOH का वॉल्यूम मुझे स्टार्ट में ही गिवन होगा, ठीक है। NaOH का वॉल्यूम 0.1 बोला इससे सोल्यूशन NaOH, अच्छा यहाँ पे गिवन नहीं है, एक सेकंड लेट मी रीड, के ऊपर कहीं गिवन तो नहीं, ऊपर भी नहीं है, तो आई थिंक आई एज्यूम कि वो NaOH भी होगा, 10 नहीं होगा, 10 ही होगा, बिकॉज यहाँ पे गिवन नहीं है, तो आई थिंक मिसिंग है इन्फॉर्मेशन। बहरहाल पेपर में गिवन होगा आपको, ठीक है, वॉल्यूम जो गिवन होगा वो यहाँ पुट कर देंगे। अगर वो 10 गिवन है तो मैं यहाँ 10 पुट कर देता हूँ, तो 10 और 10 दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, मोलैरिटी का आंसर आ रहा है 0.1, साथ m लिख देना, 0.1 मोलर, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। मोलैरिटी फाइनेंस रिजल्ट में नीचे लिख देना। अभी मैं सिर्फ पार्ट 1 पे रह रहा हूँ, ठीक है, पार्ट 2 पे नहीं मैं चाह रहा। अभी पार्ट 1 वाले जो है उनको जल्दी से देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, सिर्फ एक और। इसकी रीडिंग देखे ज़रा सी चेंज है, यहाँ वॉल्यूम पढ़ना ही सारा कमाल है। वॉल्यूम क्या पढ़ना है, यहाँ पे देखें इनिशियल रीडिंग है 2 हो गई, फाइनल रीडिंग यहाँ पे देखें 12 है, तो 12 में से 2 को माइनस करेंगे 10। अभी आप कहेंगे हर दफ़ा 10, तो 10 नहीं आता, एक्सपेरिमेंटली यहाँ रीडिंग 10 नहीं आती, 10 या 12 ऐसे कोई नंबर आता है। अच्छा उसके बाद इनिशियल रीडिंग यहाँ 13 है और फाइनल रीडिंग यहाँ पे क्या है 22 है, तो आपने 22 में से 13 को माइनस कर देना। तो 22 में से मैं 13 को माइनस करूँ तो अब थोड़ा सा आई थिंक डिफरेंट आ जाएगा, ये आ जाएगा 9, थोड़ा सा डिफरेंस ज़्यादा आ गया। अच्छा 23 और 34 अब इनको भी माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7 और 4 11, यहाँ 11 आ जाएगा। यानी पहले आप यहाँ पे लिखेंगे 23 और यहाँ पे लिखेंगे 34, माइनस करेंगे तो 11 आ गया, ठीक है। फ़र्क थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, लेकिन बहरहाल ये हमारा मसला नहीं है, उसने गिवन जो दी भी हमने उसी के मुताबिक चलना है। इन तीनों को प्लस करके ना 3 से डिवाइड कर देना, 11 और 9 हो गया 20 और 10 30, 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो मीन 10 आ जाएगा, 10 cm3।
ये मीन वॉल्यूम आ गया, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ N1 वो हमने लिख दी, हर दफ़ा 1 ही होती है, और फिर इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके उसका आंसर निकाल दें। तो ये बहुत आसान सा प्रैक्टिकल है, बहुत आसान सा। अब मैं सिर्फ इससे रिलेटेड वो Na2CO3 वाला है या ऑक्जेलिक एसिड वाला है वो एक दिखा देता हूँ, और फिर अगले वालों की तरफ चलते हैं, ठीक है, जिसमें हमने स्टैंडर्डाइज वाला नहीं, जिसमें हमने एग्जैक्ट मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। एक वो एक्सपेरिमेंट भी तो है ना, ये स्टैंडर्डाइज वाला हो गया, ये बार बार नहीं करते। अच्छा यहाँ थोड़ा सा चेंज है, चले ये वाली रीडिंग देख लेते हैं। यहाँ देखें रीडिंग क्या है। अच्छा अब देखिए उसने थोड़ा यहाँ चेंज करने की कोशिश की है, यहाँ पूरा 3 नहीं है, वैसे ये भी शेडिंग कुछ ज़्यादा इतनी अच्छी नहीं हुई, लेकिन पर ये 3.2 बनता है, 3.2। अब इनिशियल यहाँ पे 3.2 है, 3 से एक डिवीज़न आगे देख लो 3.2 है। इसी तरह यहाँ 17.2, यहाँ 17.4, यहाँ 17.6, यहाँ 17.8, तो यहाँ फाइनल रीडिंग 17.8 है। दोनों को माइनस करोगे वॉल्यूम यूज्ड आ जाएगा। इसी तरह इनमें भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो थोड़ी सी रीडिंग डिफरेंट थी, इसलिए ये वाला मैंने आपको साथ ही बता दिया। अब इसमें एक है जिसमें हमने फाइंड आउट करना होता है वो ऑक्जेलिक एसिड वाला, सारे स्टैंडर्डाइज वाले ही दिए मैं, वो कहाँ है, फाइंड द एग्जैक्ट मोलैरिटी वाला। नंबर 6, ये भी स्टैंडर्डाइज वाला ही है, यानी ज़्यादातर तकरीबन उसने स्टैंडर्डाइज वाले ही इस नोटबुक के अंदर दिए हुए हैं। तो खैर है, चलें प्रैक्टिस आपने कर लेनी है इसकी। ये भी स्टैंडर्डाइज वाला ही है। इससे तो फिर मैं बना लेता खुद ही क्वेश्चंस, इसमें सारे एक ही क्वेश्चन। ये आ गया, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है आपका, ठीक है। पर्पज़ ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज़ टू डिटर्मिन द एग्जैक्ट मोलैरिटी ऑफ Na2CO3। तो अभी पिछले एक्सपेरिमेंट्स में क्या किया था, यही किया था ना, एग्जैक्ट मोलैरिटी तो फाइंड आउट की थी, कुछ डिफरेंट काम तो हमने फाइंड आउट उसमें भी नहीं किया, ठीक है। अब आगे क्या है, 0.1 मोलर HCl इज़ गिवन, यानी HCl आपको गिवन है, उसकी मोलैरिटी आपको 0.1 m गिवन है, HCl की मोलैरिटी आपको गिवन है। Na2CO3 की फाइंड आउट करनी है, और Na2CO3 का वॉल्यूम भी आपको गिवन होगा, उसका वॉल्यूम भी आपको गिवन होगा। तो जब आपको ये चीज़ें गिवन हो तो उसी तरफ ये देखो वॉल्यूम लिखा हुआ है 10 cm, ये लिखा हुआ है। आपने बस सीखना सिर्फ ये है पूरे एक्सपेरिमेंट में इसको कैसे रीड करें। अब ये ज़रा गौर करें, 3 से एक डिवीज़न आगे 3.2, एक और डिवीज़न आगे जाएंगे तो क्या आएगा 3.4, तो इसकी इनिशियल क्या है 3.4। नीचे टेबल में मैं इसको लिख देता हूँ 3.4, तो यहाँ पे मैंने इनिशियल में लिख दिया 3.4, उसके बाद फाइनल में मैंने यहाँ पे लिख दिया 17.246, नहीं यहाँ डिफरेंट है, अच्छा एक मिनट सॉरी, चलें ये आ ही गया। इधर ज़रा गौर करना है ध्यान से, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूँ। अब ये डिफरेंट है इसलिए उन्होंने बनाया डिफरेंट है कि पेपर में कोई सी भी एक डायग्राम आ सकती है इसकी ब्यूरेट की। अभी जो ब्यूरेट की इससे पहले रीडिंग थी ना, उसमें आपको याद होगा 3 और 4 के दरमियान 5 लाइनें थी। यहाँ गिन सकते हैं आप 3 और 4 के दरमियान 10 लाइनें हैं। तो आंखें खोल के ध्यान से पेपर में करना, ये लाइनें गिन लेना यार, थोड़ा सा टाइम और लगा देना, लाइनें गिन लेनी है। 3 और 4 के दरमियान यहाँ 10 लाइनें हैं। तो यहाँ 3 के बाद 3.1 है, उसके बाद 3.2 है। वहाँ क्या था, 3 के बाद 3.2 था, उसके बाद 3.4 था, फिर 3.6, फिर 3.8 और उसके बाद 4 आ गया था। यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ 3.1, 3.2 इस तरह से ऑन ऐसे चलेंगे। तो इधर जो इनिशियल रीडिंग अभी इधर बन रही है वो 3.2 बन रही है, और यहाँ फाइनल देखो 17.1, 2, 3, 4, 5, फाइनल रीडिंग है 17.5। इन दोनों को आपने करना है माइनस, तो 17.5 में से आप 3.2 को माइनस कर देंगे तो ये 14.3 आ जाएगा आपका वॉल्यूम यूज्ड। सिमिलरली यहाँ देखें 6.1, 2, 3, 4, 5, 6.5 हो गया, तो 6.5 इनिशियल हो गया और फाइनल हो गया 20.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20.8 हो गया। तो 20.8 में से 6.5 को आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है, तो ये 14.3 ये भी आ जाएगा। इसी तरह इसका भी आ जाएगा। मीन वॉल्यूम निकाल लेंगे, बाकी वही सारा मेथड है जो भी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ, कोई इसमें और तब्दीली नहीं है, एज इट इज़ वही सब कुछ चल रहा है। फार्मूला याद कर लो, रीडिंग पढ़नी आ गई, ये प्रैक्टिकल ओके हो गया आपका। हाँ, इसमें एक चीज़ जो रह गई थी वो क्या थी, जो मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि मैं बताता हूँ। यहाँ इंडिकेटर पे गौर करें, ये पूछा जा सकता है, यहाँ इंडिकेटर पे गौर करें, ये क्या है, मिथाइल ऑरेंज।
यहाँ इंडिकेटर डिफरेंट है, मिथाइल ऑरेंज डिफरेंट है इंडिकेटर, ठीक है। वहाँ इंडिकेटर जो था वो फिनोल्फ्थलीन था, यहाँ मिथाइल ऑरेंज है। तो याद रख लें, जो वीक बेस होती है उसके लिए मिथाइल ऑरेंज यूज़ करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस जो होती है उसके लिए फिनोल्फ्थलीन यूज़ करते हैं, ठीक है। ये नोट डाउन कर लें। तो ये आई थिंक पहले पार्ट के ये यहाँ तक ओके हो गए एक्सपेरिमेंट्स, और इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा होगा प्रॉब्लम आप लोगों को कि जिस पे ज़ोर को ज़्यादा मुझे लगाना पड़े। आई थिंक कि ये ओके हो गया है। तो इसके बारे में अगर सवाल है तो पूछ सकते हैं, अगर किसी को है तो। PDF भेजता हूँ यार, सवाल है तो पूछ लें। आई एम रीडिंग योर मैसेजेस नाउ, अभी मोबाइल डिवाइस पे। तो अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सेक्शन 1, डीमोटिवेट नहीं हो बेटे, कोई बात नहीं, नंबर मिल जाएंगे। अभी इस पे ध्यान करो, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, छोड़ दो अभी, फिज़िक्स को भूल जाओ, फिज़िक्स को भूल जाओ, ठीक है। वॉल्यूम कभी नेगेटिव नहीं, वॉल्यूम नेगेटिव क्यों होगा यार, लेंथ वॉल्यूम ये चीज़ें नेगेटिव नहीं होती। नेगेटिव कैसे, वॉल्यूम नेगेटिव नहीं होता। एक मिनट, मैं एक दो सवाल ले लूँ फिर आगे चलते हैं, ठीक है। आई हैव अ क्वेश्चन, ओके पूछें बेटा, क्वेश्चन पूछ लिया करें यार, बहुत सारे हो गए हैं ना, तो इसलिए पूछ लिया करें। इंडिकेटर वाला लास्ट क्या समझाऊँ इंडिकेटर में, कंटिन्यू, हाँ ड्रॉपर यूज़ होगा, ड्रॉपर से इंडिकेटर जो है वो डालते हैं तो प्रॉपर यूज़। वैसे ड्रॉपर आएगा नहीं, वैसे लिख दिया है, डायग्राम यहाँ बना दिया ड्रॉपर। आगे चलें, अच्छा जी जा रहे हैं डायग्राम्स। आई डोंट थिंक डायग्राम बनाने के लिए डायग्राम बनी भी आएगी, आपको बस वो डायग्राम आइडेंटिफाई करना होगा ऑपरेटर्स क्या है, आइडेंटिफाई करना होगा ऑपरेटर्स क्या है, ठीक है। रीडिंग समझ नहीं आई, कौन सी रीडिंग समझ नहीं आई यार, कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो इंडिकेटर्स है ना, ये दो किस्म के इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है। दो किस्म के इंडिकेटर्स होते हैं। अभी मैंने आपको इससे पहली ये जो दूसरी वाली प्रैक्टिकल नोटबुक है ना, इसमें ज़रा डायग्राम्स अच्छी बनी हुई। एक मिनट मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ। मैंने आपको वहाँ ना स्टार्ट में नोट डाउन करवाया था। क्या नोट डाउन करवाया था, अगर आपको याद हो, कि जो पहला एक्सपेरिमेंट होगा जिसमें NaOH इस्तेमाल हो रहा है ना, NaOH इस्तेमाल हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ इंडिकेटर यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है। जहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल हो रहा है वहाँ फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर है, फिनोल्फ्थलीन, क्योंकि NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस में फिनोल्फ्थलीन यूज़ होता है, लिख लें, स्ट्रॉन्ग बेस में फिनोल्फ्थलीन यूज़ होता है, ठीक है। इंडिकेटर यहाँ देखें, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट आउट करके, यहाँ पे सर्कल आउट करके ये बताया है कि यहाँ क्या यूज़ होता है, फिनोल्फ्थलीन यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये अब आपको याद होना चाहिए कि ये जो फिनोल्फ्थलीन है, अच्छा मैं ये थोड़ी देर के लिए चैट को ना बंद कर रहा हूँ, आप लोगों का ध्यान उस तरफ है। चैट को बंद कर दूँ या क्या करूँ, ये चलें, अब आप लोगों का उधर ध्यान ना जाए, इधर देखें, उसको छोड़ दें। अभी जो चैट पे फजूल बातें हैं उनको छोड़ दें, ठीक है। अभी छोड़ दें, चले मैंने बंद कर दिया चैट, अभी थोड़ी देर के लिए चैट को मैंने रोक दिया है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको उधर देख लें। फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर कब यूज़ होगा, व्हेन देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस। बेस जब स्ट्रॉन्ग होगी, कौन है स्ट्रॉन्ग बेस, NaOH, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग बेस है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यही है। ये जब यूज़ होगी तो इंडिकेटर कौन सा यूज़ होगा, फिनोल्फ्थलीन। स्पेलिंग याद करने, फिनोल्फ्थलीन, पेपर में पूछी जा सकती है, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ गिवन ही हो। अब इसमें आपने क्या चीज़ याद रखनी है इसके अलावा कि स्ट्रॉन्ग बेस में फिनोल्फ्थलीन यूज़ हुई, अब उसका कलर चेंज क्या होगा, या सोल्यूशन का कलर चेंज क्या होगा। सोल्यूशन का कलर चेंज बता रहा हूँ, सोल्यूशन का कलर चेंजेस, सोल्यूशन becomes light pink if one more drop of acid added becomes colorless। ये एंड पॉइंट को ज़ाहिर करता है। ये किसको ज़ाहिर करता है, एंड पॉइंट। एंड पॉइंट कब होता है, जब न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो जाती है।
न्यूट्रलाइजेशन एसिड और बेस के रिएक्शन में सॉल्ट और वाटर बनने को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। थ्योरी मैं नहीं पढ़ा रहा, लेकिन वैसे साथ लिख दिया है आपको। तो ये इंडिकेटर का कलर चेंज ये याद होना चाहिए आपको, और कब ये इंडिकेटर यूज़ होता है ये भी याद होना चाहिए आपको, ठीक है। ये मैंने बता दिया है। आगे देखें, अगला वाला जो एक्सपेरिमेंट था उसमें भी स्टैंडर्डाइज HCl को स्टैंडर्डाइज करना है। वहाँ भी आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड गिवन है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इंडिकेटर फिर देखें, फिनोप्थलीन लिखा हुआ है, ये क्लियरली लिखा हुआ है इंडिकेटर फिनोप्थलीन। फिर एंड पॉइंट उसका लाइट पिंक ही लिखा हुआ है। बेशक एंड पॉइंट लाइट पिंक तक याद कर लें, आगे वो कलरलेस वाला बेशक पॉइंट ना भी लिखें, लाइट पिंक हो जाता है ये, ठीक है। स्टार्ट में ये पिंक होता है डार्क, उसके बाद लाइट पिंक हो जाता है। एंड पॉइंट की इंडिकेशन क्या है कि वो लाइट पिंक हो जाता है, ठीक। अब आगे चलें, अगला एक्सपेरिमेंट है, उसमें हमने वो करना है Na2CO3 की मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। इधर देखें इंडिकेटर, अब ये ऐसे ही नहीं है कि चेंज कर दिया अपनी मर्जी से हमने। मिथाइल ऑरेंज कब होगा? जब वीक बेस होगी। वीक बेस यानी आपके कोर्स में यहाँ वीक Na2CO3 ही है ना, उस वक्त इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज इस्तेमाल होगा। मिथाइल ऑरेंज इस्तेमाल होगा उस वक्त, ठीक है। इंडिकेटर कौन सा यूज़ होगा? मिथाइल ऑरेंज। कब यूज़ होगा? जब वीक बेस होगी। जब स्ट्रॉन्ग बेस होगी उस वक्त कौन सा होगा? फिनोप्थलीन। इसका एंड पॉइंट, इसका वो कलर है वो क्या होगा, इसके कलर में क्या चेंजेस आएंगी? देखें यहाँ कलर सोल्यूशन का चेंज हो जाएगा येलो, ठीक है। यहाँ कलर डिफरेंट हो गया। अब ये मिथाइल ऑरेंज का मतलब क्या है? उसका अपना कलर जो है वो ऑरेंज है, वो जब टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू येलो। यार थोड़ा सा आगे जाके प्याज भेज दे भाई। अच्छा मैं यार 2 मिनट रुक जाता हूँ, इसने बेचना इधर ही है। अच्छा जी, ये इंडिकेटर के बारे में बात एक इम्पोर्टेंट थी जो मैंने यहाँ क्लियर कर दी है, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन वही है जो अभी बता चुका हूँ, सारी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। कैलकुलेशन एग्जैक्टली वही है, कैलकुलेशन में कोई तब्दीली नहीं है, सिर्फ इंडिकेटर में तब्दीली है, सिर्फ इंडिकेटर में तब्दीली है, ठीक। अब रीडिंग पढ़ना जो है, रीडिंग जो पढ़ना वो डायग्राम से पढ़ना आना चाहिए आपको। अब डायग्राम में जो मैंने 2 बातें बताई हैं वो याद रख लेनी है आपने, ठीक है। डायग्राम में जो 2 बातें बताई हैं वो क्या बताई हैं? अगर तो 2 डिविजन्स के दरमियान 5 लाइनें हैं, फिर सुन लें, अगर 1 के बाद यहाँ 2 है, बीच में 5 लाइनें हैं, ये 1 की लाइन है, उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5 लाइनें हैं, तो एक डिवीजन यहाँ से यहाँ तक ये जो फासला है ये 0.2 के इक्वल है, यानी ये अगला नंबर होगा 1.2, ये होगा 1.4, ये होगा 1.6, ये होगा 1.8 और अगला होगा 2। अगर इसी तरह 1 लिखा हुआ है और यहाँ 2 लिखा हुआ है और बीच में यहाँ पे 10 लाइनें हैं, 10 लाइनें हैं, तो एक के बाद 1.2 नहीं आएगा, यहाँ पे 1.1 आएगा, फिर 1.2 आएगा। बस ये याद रखना है, बस काफ़ी है यहाँ तक, ठीक हो गया। अब आगे चलें। अब अगला करने लगे हम दूसरा वाला सेक्शन। तो दूसरे वाले सेक्शन में मैंने स्टार्ट में आप लोगों को बता दिए थे कौन कौन से वो हैं, प्रैक्टिकल्स हैं। अब उनके डायरेक्ट हम जा रहे हैं मॉडल पेपर का क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है। मॉडल पेपर के क्वेश्चंस ही कर लेते हैं, क्योंकि और ज़्यादा इसको अब बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते, ताकि आप लोग कर भी लें। अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है? वो KMNO4 वाला टेस्ट है। KMNO4 वाला जो टेस्ट है उसका क्या जवाब आएगा? आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रखी है, आप लोगों ने पेपर भी दे दिया है। जो हाइड्रोकार्बन्स जिनके दरमियान कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है उनको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, उनको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो अल्केन्स होते हैं, ठीक है, या उनके डेरिवेटिव्स होते हैं। अगर कार्बन कार्बन के दरमियान 2 डबल बॉन्ड हो जाए या ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तो उनको क्या बोलते हैं? उनको दोनों को कंबाइनली क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब हमें एक सोल्यूशन एक बीकर के अंदर डाल के दे दिया सोल्यूशन बना के, हमें नहीं पता वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, हमें नहीं पता वो अल्केन है या डबल वाला अल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड वाला अल्काइन है, वी डू नॉट नो। हमें कैसे पता चलेगा?
हमें ऐसे पता चलेगा कि हम एक और केमिकल इस्तेमाल करेंगे, वो उसके अंदर केमिकल पुट करेंगे और उससे क्या होगा, उससे वो जो सोल्यूशन हम बनाएंगे उसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब वो क्या सोल्यूशन है जिसको हम यूज़ करेंगे ये भी आप थ्योरी के अंदर पढ़ चुके हैं, मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। KMnO4 का टेस्ट करते हैं, तो अगर आप KMnO4 डाल दें इस एक सोल्यूशन के अंदर, अब ये याद रखना ये दो किस्म के सवाल आ सकते हैं, दो किस्म के सवाल आ सकते हैं। क्या सवाल आ सकते हैं? पॉजिटिव आ गया KMnO4 का टेस्ट तो क्या रिज़ल्ट है, नेगेटिव आ गया तो क्या रिज़ल्ट है, या रिज़ल्ट बता दिया और आपसे पूछा ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सवाल थोड़ा सा घुमा के दे सकते हैं। अगर तो नेगेटिव आ गया KMnO4 का टेस्ट नेगेटिव आ गया, नेगेटिव टेस्ट का मतलब ये है कि वो क्या चीज़ प्रेजेंट है, वो एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और अगर पॉजिटिव आ गया टेस्ट तो इसका मतलब क्या है, यहाँ एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उस बीकर के अंदर, उस कंटेनर के अंदर मौजूद है। अब वो टेस्ट नेगेटिव पॉजिटिव कैसे होता है अभी बताता हूँ मैं। ठीक है, कलर चेंज हो जाता है KMnO4 का, तो पॉजिटिव टेस्ट कलर वही रहता है, तो नेगेटिव टेस्ट बताता हूँ अभी। क्वेश्चन आगे देखें। फिश ऑयल्स आर रिच इन एस्टर्स ऑफ सर्टन टाइप्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। फिश ऑयल के अंदर एस्टर्स होते हैं सर्टन टाइप्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के, विच सर्व टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ हार्ट डिजीज। व्हाट नेम इज गिवन टू सच एस्टर्स। इन एस्टर्स का नाम, अब ये है असल में थ्योरी का सवाल है, ये थ्योरी का सवाल है, तो इसको बस अभी याद ऐसे ही जहन में, थ्योरी की बुक से ये उठाया गया, वहीं से उठाया गया, पेपर में ऐसा मुश्किल है सवाल ये आए। ट्राई ग्लाइसराइड्स कहते हैं इनको, ट्राई TRI और GLY ग्लाइसराइड्स, ट्राई ग्लाइसराइड्स। ठीक है, ये फिश ऑयल्स में होता है, ये वो जो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है वहाँ के बनता है, इनको ट्राई ग्लाइसराइड्स कहते हैं। आगे आगे पेपर में तो लिख देना वरना मुश्किल है, आएगा नहीं। व्हाट हैपन्स, अब अगली बात, व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्रोमीन वाटर BR2 या BR इसको ऐड किया गया सिनेमिक एसिड सस्पेंशन, सिनेमिक एसिड की सस्पेंशन के अंदर ब्रोमीन वाटर ऐड किया, पूरा बताना है क्या होगा क्या। तो अब अगर सिनेमिक एसिड के अंदर आप, अच्छा इसका पहले याद कर लें, इसका कलर क्या होता है, इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन, ये इसका कलर अपना होता है। तो ब्रोमीन वाटर का कलर क्या होगा, ये सॉल्यूशन का कलर क्या होगा, रेडिश ब्राउन कलर होगा। अच्छा ये जो सिनेमिक एसिड है ये कौन सा कंपाउंड होगा, अगर ये सैचुरेटेड हुआ तो ब्रोमीन वाटर का कलर वो रेडिश ब्राउन ही रहेगा, अगर ये अनसैचुरेटेड हुआ तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। कलर चेंज को हम लिखेंगे डीकलराइजेस। तो इस सिनेमिक एसिड एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, अनसैचुरेटेड, तो क्या लिखेंगे आप कि द रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर, द रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर डिस्चार्जेस, कलर डिस्चार्ज हो जाता है। या आप ये लिख सकते हैं कि ब्रोमीन वाटर डीकलराइजेस, ये सोल्यूशन पूरा ही डीकलराइजेस, 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 डी लिखना था साथ, डीकलराइजेस, वो डीकलराइज हो जाएगा। ठीक है, ब्रोमीन वाटर डीकलराइजेस, क्यों, बिकॉज सिनेमिक एसिड इज, लिख दें साथ, बिकॉज द सिनेमिक एसिड इज अनसैचुरेटेड, वो अनसैचुरेटेड है जी, इसलिए बस आगे चलें। ठीक, अब आपको ये बताया जा सकता है अनसैचुरेटेड है, बताएं कलर चेंज क्या होगा, तो कलर चेंज क्या होगा, डीकलराइज हो जाएगा। ठीक है, अगर बताया गया आपने ब्रोमीन वाटर डाला है या KMnO4 डाला है बेस टेस्ट और कलर चेंज नहीं हुआ, तो आप बताएंगे वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक हो गया, आगे, टेक अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ ग्लूकोज इन द टेस्ट ट्यूब, फर्स्ट हीट जेंटली एंड देन स्ट्रांगली, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अच्छा ये दूसरा आ गया, एक्सपेरिमेंट आ गया कि ग्लूकोज को जब आपने हीट करना है तो क्या होगा, उसको जब आप हीट करते हैं तो क्या होता है, तो जब आप जेंटल हीटिंग करते हैं, याद रख लो ग्लूकोज को जेंटल हीटिंग करते हैं तो कोई तब्दीली ख़ास नहीं आती। ग्लूकोज के अंदर थोड़ी थोड़ी हीट करते हैं उसको कुछ भी नहीं होगा,
क्यों? वो ब्रेकअप नहीं होता इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इनटू स्मॉलर कंपाउंड्स, डीकम्पोजिशन नहीं होती। तो स्लो हीटिंग जब होगी, स्लो या जेंटल जो भी कर लें, स्लो हीटिंग जब होगी तो नो विजिबल चेंज, नो विजिबल चेंज, कोई विजिबल चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आपने उसी को स्ट्रांगली हीटिंग की, उसकी स्ट्रांगली हीटेड, तो जो ग्लूकोज है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। क्या बनेगा? अब ये याद रख लो, जब भी ग्लूकोज मेल्ट होता है, ग्लूकोज की मेल्टिंग की यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ क्या प्रोडक्ट्स हैं। आपने ग्लूकोज को पहली बात क्या है, स्ट्रांगली हीट करना है, स्ट्रांगली हीट। प्रोडक्ट्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये याद कर लो, कैरामेल, ये RAMEL, थोड़ा साफ करके लिख देता हूँ, कैरामेल, CARAMEL, कैरामेल, ये लाजमी बनता है कैरामेल, ठीक है। और इसके साथ वेपर्स, वाटर वेपर्स, लेकिन असल चीज़ है कैरामेल, ठीक। कैरामेल इसका प्रोडक्ट है। अब आपको नज़र क्या आएगा, नज़र क्या आएगा आपको? कैरामेल, आपको तो नहीं पता वो कैरामेल है। विजिबली क्या चीज़ नज़र आएगी? विजिबली जो सोल्यूशन है वो ब्लैक कलर, मतलब जो प्रोडक्ट है वो एक ब्लैक कलर का आप बताएंगे एक प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो अब सोल्यूशन या ग्लूकोज को आपने चूँकि स्ट्रांगली हीट किया है ना, तो ग्लूकोज मेल्ट्स इनटू किस में? कैरामेल, मेल्ट्स इनटू कैरामेल, और फिर इट टर्न्स इनटू अ ब्लैक सॉलिड, वो ब्लैक, उसका कलर ब्लैक हो जाता है। ये एक पूरा एक्सपेरिमेंट समझ लो हो गया। ग्लूकोज का आप हीट करते हैं तो आगे प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं ये आपको पता चल गया। उसके बाद है नेम द मेन प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन एसिडिफाइड KMnO4 रिएक्ट्स विद ईथेन। अब एसिडिफाइड KMnO4 को ईथेन के साथ आपने रिएक्ट करवाना है, क्या बनेगा? अब ये भी थ्योरी का सवाल है, ये भी थ्योरी का अगर आपको याद हो तो। ये बनता है, थ्योरी में आपने पढ़ा होगा, ये बनता है इथीन ग्लाइकोल। इसको याद ही कर लें और कुछ नहीं है। ये नहीं बल्कि इथाइलिन ग्लाइकोल, इथीन कहाँ से आ गया? इथाइलिन ग्लाइकोल, ग्लाइकोल बन जाता है, ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन हुआ तो आगे अगले उसमें वो देखते हैं, वरना आई थिंक ये काफ़ी हो जाएगा। हार्डनेस वाला है, इसके बाद हार्डनेस वाला देखते हैं अभी, और हार्डनेस वाले को भी करते हैं, लेकिन अभी मैं आगे बता दूं इसी से रिलेटेड। हाँ, ये फ्लेम टेस्ट और हार्डनेस वाला इसके बाद करवाता हूँ, ठीक है। फ्लेम टेस्ट और हार्डनेस वाला इसके बाद करवाता हूँ। मैं अभी सिर्फ देख रहा हूँ कि कोई और ऐसा क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड हो, ये जो अभी हमने किए हैं ना, डीकम्पोजिशन वाला और वो बेयर्स टेस्ट वाला। जैसे ये है, रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट एंड राइट द रिजल्ट। फ्रक्टोज प्लस 2,4-DNPH रिएजेंट्स। अच्छा, एक सेकंड रुक जाएं। जस्ट एक सेकंड, मेरा पेन जो है वो लिखना बंद कर गया। एक सेकंड, लेट मी रिकनेक्ट इट। हाँ, अब लिख रहा है, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो यहाँ पर है फ्रक्टोज। अच्छा, वैसे ये उसमें डीकम्पोजिशन वाला तो नहीं है,
डीकम्पोजिशन वाला तो नहीं है ये पता नहीं किस कोर्स से दिया है, लेकिन चलें। जो रिएक्शन इनका होता है फ्रक्टोज का और 2,4-DNPH रिएजेंट का, उसमें आपने ऑब्जर्वेशन बतानी है। अच्छा ठीक है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन बतानी है, प्रोडक्ट का नाम नहीं बताना आपने। तो प्रेसिपिटेशन होती है जब कोई ये शुगर जो है यानी फ्रक्टोज जो है वो रिएक्ट करेगा किसी DNPH रिएजेंट के साथ, तो कलर का चेंज आएगा, यानी जो जो प्रेसिपिटेशन आएगी, तो प्रेसिपिटेट का आपको ऑब्जर्व क्या होगा, कलर। अब वो कलर आपने बताना है वो क्या होगा। तो यहाँ जो प्रेसिपिटेट है उसका कलर होगा ऑरेंज, PPT बस, ऑरेंज प्रेसिपिटेट, दोनों में ऑरेंज प्रेसिपिटेट बनेगा, ऑरेंज प्रेसिपिटेट। प्रोडक्ट का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑरेंज प्रेसिपिटेट बनेगा, ये जस्ट लिख दें। डीकम्पोजिशन का आगे देख रहा हूँ, ठहरे कि अगर कोई आ जाए तो फिर क्या होगा। अच्छा, ये वो है आई थिंक एसिड बेस और सॉल्ट वाला जो आखिरी प्रैक्टिकल है उससे रिलेटेड। इफ़ गैसियस HCl कूल्ड टू अबाउट -84 डिग्री सेल्सियस इट कंडेंसेस टू लिक्विड दैट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई इज इट सो। गैसियस HCl को आप कूल करें तो उसके बाद वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, इसकी एक तो रीज़न बतानी है, और दूसरा आपने बताना है क्या, डू यू एक्सपेक्ट आइंस टू बी प्रेजेंट इन प्योर लिक्विड HCl। तो आधा जवाब उसने इधर ही दे दिया। देखें, ये जब आप उसको कूल डाउन कर रहे हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए दो चीज़ें चाहिए, या तो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए या तो आइंस चाहिए, दोनों में से अगर कोई भी नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तो आप इसमें सिंपली ये बताएंगे कि वो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, इट डज नॉट हैव एनी इलेक्ट्रॉन्स और आइंस। ठीक, और अगली बात, डू यू एक्सपेक्ट आइंस टू बी प्रेजेंट, तो ज़ाहिर है आइंस प्रेजेंट उसके नहीं है, इसीलिए तो कंडक्ट नहीं कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अच्छा जी, ये 7 वैसे ही आ गया तो मैंने इसको भी ओके कर दिया। इज़ योर सलाइवा एसिडिक और बेसिक। अच्छा, वो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल वाला आखिरी एक्सपेरिमेंट है, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं कि जो हमारा ये थूक या सलाइवा होता है ये एसिडिक होता है, बेसिक होता है बिफोर एंड आफ्टर हैविंग अ मील। अब ये एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन टाइप ही है। ठीक है, मील से पहले, बिफोर द मील ये एसिडिक होता है, मील से पहले ये एसिडिक होता है, और आफ्टर द मील ये बेसिक हो जाता है। एसिडिक बिफोर और आफ्टर बेसिक हो जाता है। ठीक, उसके बाद अच्छा, अब वो एक्सपेरिमेंट जो ऊपर मैंने छोड़ी थी सिर्फ उसकी तरफ चलते हैं, बस फिर इसको कंक्लूड करते हैं। वो कौन सा एक्सपेरिमेंट छोड़ा है, हार्ड वाटर वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है हार्ड वाटर वाला, क्योंकि उसमें से पेपर में क्वेश्चन ज़रूर आएगा, हार्ड वाटर वाले में से ज़रूर आएगा, ये भी बता रहा हूँ। ये आ गया, हाउ डू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस मिक्स इन ग्राउंड वाटर एंड मेक इट हार्ड। अब हार्डनेस कितनी तरह की होती है इसको आपने पढ़ना है बुक में से। उस हार्डनेस की जो टाइप्स हैं और टाइप्स किन की वजह से होती हैं, क्लोराइड्स, सल्फेट्स और बाइकार्बोनेट्स की वजह से। अब आपने उसके बाद यहाँ पर ये बताना है कि कैसे ग्राउंड कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस वो मिक्स कैसे हो जाते हैं। तो वो जब बारिश होती है तो पानी रॉक्स में से गुज़र के आता है, तो उनके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर के अंदर मिक्सअप हो जाते हैं, और इस तरह पानी के अंदर ये हल हो जाते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस, और फिर ये हार्डनेस वाटर के अंदर कॉज करते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, रिमूवल। आप रिमूव कैसे करेंगे कैल्शियम के, अगर आपको फॉर एग्जांपल क्लोराइड कहा जाए, कैल्शियम क्लोराइड, जैसे आपका मॉडल पेपर था उसमें था CaCl2 था, उसको आपने रिमूव कैसे करना है। तो दो मेथड्स होते हैं रिमूवल के, एक आयन एक्सचेंज मेथड होता है और दूसरा एडिंग वॉशिंग सोडा। आयन एक्सचेंज वाला तो आप कर नहीं सकते लैब में, या आपके इधर कोर्स में नहीं है,
तो दूसरा ही इंपॉर्टेंट है, उसकी आपने इक्वेशन हर सूरत याद करनी है। मॉडल पेपर में इक्वेशन भी पूछी गई है आई थिंक, इफ़ आई गो बैक स्टार्ट में मॉडल पेपर जहाँ पे गिवन है वहाँ पर देखिए कि यहाँ इक्वेशन भी पूछी गई है। अच्छा, फ्लेम टेस्ट वाला भी अभी करवाता हूँ। ये है जी, कैल्शियम क्लोराइड को रिमूव करना है। राइट अ मेथड विद केमिकल इक्वेशन टू रिमूव हार्डनेस। केमिकल इक्वेशन के साथ आधा नंबर केमिकल इक्वेशन का है और बाकी आधा नंबर है आप कैसे ये करते कैसे। तो आप अगर Na2CO3 को ऐड कर देंगे, इक्वेशन भी यही है, किसके साथ, CaCl2 के साथ, तो आइंस एक्सचेंज हो जाएंगे। कैल्शियम जो है वो कार्बोनेट के साथ मिलके कैल्शियम का कार्बोनेट बना देगा CaCO3, और Na जो है वो Cl के साथ मिलके NaCl बना देगा। लेकिन इसके साथ भी 2 लिखा हुआ है, इसके साथ भी 2 लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे 2 लिख के इसको बैलेंस कर देना है। तो आपने लिखना क्या है, ऐड सोडियम कार्बोनेट टू हार्ड वाटर, अ कंटेनर कंटेनिंग हार्ड वाटर एंड स्टेयर देम। तो उससे क्या होगा, उससे ये दोनों रिएक्ट करेंगे, ये आइंस एक्सचेंज होंगे और उस सूरत में आपको प्रोडक्ट्स क्या मिलेंगी, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा विच इज़ इनसॉल्युबल, फिल्ट्रेशन से अलग हो जाएगा। NaCl ये पानी के अंदर हल हो जाएगा। ठीक है, ये हार्डनेस वाला हो गया। इसके बाद याद कर लेने अब आखिर में, बिल्कुल एंड में, अब क्या, कलर्स ऑफ फ्लेम टेस्ट्स। अब वो यहाँ लिख रहा हूँ, याद कर लेने, पेपर में ये कल आएगा। ठीक है, अब वो कलर्स जो हैं वो कौन कौन से आपके कोर्स में हैं और आगे उनके मतलब सॉल्ट्स कौन कौन से हैं और आगे उनके सॉल्ट्स के फ्लेम के अंदर जो कलर्स हैं वो क्या होंगे। सबसे पहले यहाँ पे सॉल्ट्स लिखता हूँ और उसके आगे कलर्स लिखता हूँ। सॉल्ट्स और फिर कलर्स। सबसे पहले सोडियम। सोडियम का कलर होता है येलो, फ्लेम का, सोडियम का नहीं, सोडियम के फ्लेम का कलर, फ्लेम कलर, सॉल्ट का नहीं। सोडियम का कलर येलो हो गया। पोटाशियम का लिखने लगूं, पोटाशियम का लाइलैक, लाइलैक। कैल्शियम का वेरी इंपॉर्टेंट, कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। कैल्शियम का ऑरेंज रेड, ऑरेंज नहीं लिखना, ऑरेंज रेड। ठीक है, ऑरेंज रेड। और इसके साथ किसका और रह जाएगा, कॉपर का ग्रीन, फ्लेम का ग्रीन, कॉपर का। सोडियम भी हो गया, पोटाशियम भी हो गया, कैल्शियम भी हो गया, कॉपर भी हो गया। अच्छा, आपकी वो लिस्ट में देख लेता हूँ, कोई और तो नहीं रह गया लिस्ट में जो मैंने छोड़ दिया हो। इस लिस्ट में लिखे हुए हैं वैसे प्रैक्टिकल्स, मॉडल पेपर में इस लिस्ट के अलावा भी कोई दिया था, एक क्रोमियम का दिया था शायद। अच्छा, सोडियम कैल्शियम रेडिकल्स बाय फ्लेम टेस्ट, तो सोडियम कैल्शियम मैंने लिख दिया, मैंने तो उसके अलावा फालतू भी लिख दी है। ये कहीं पे एक स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, जैसा भी है, ये याद कर लेना आपने। ये फ्लेम टेस्ट के कलर्स हैं, फ्लेम टेस्ट के कलर्स हैं। अब मॉडल पेपर में ये पूछा भाई ये फ्लेम टेस्ट करते कैसे हैं, ये भी लिख रहा हूँ यहाँ पे स्टेप्स। हाउ टू डू द फ्लेम टेस्ट, हाउ। ठीक है, तो आपने क्या करना है, टेक a loop of platinum wire। अब उसको क्या करना है, dip it in HCl and heat। पहले उसको साफ करना है इस तरह, then dip the wire loop in the given salt solution, put it over the flame, observe color। ये ऊपर वाली एक बात यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मैंने थोड़ी फालतू समझ लिख दी है, लेकिन ये लिख दें, नंबर मिल जाएंगे। सबसे पहले उसको खुद तो साफ़ करें ना, HCl में उसको रखें, फिर उसके बाद उसको हीट करते हैं फ्लेम के ऊपर, ताकि उसके ऊपर कोई रेजिड्यू पहले से है वो ना रहे। प्लेटिनम की वायर साफ़ करके फिर उसको आप
डिप करेंगे एक सोल्यूशन के अंदर जिसमें सॉल्ट है, फिर उसको फ्लेम के ऊपर रखेंगे और फिर फ्लेम का कलर ऑब्जर्व कर लेंगे। ये फ्लेम टेस्ट वाला जो है ये भी ओके कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, अभी मैं आपका वो चैट वाला जो है वो एक्टिवेट कर रहा हूँ। अब कोई सवाल है तो अब पूछ लें। अब कोई सवाल है तो पूछ लें। अब चैट एक्टिवेट हो गई है। नाउ यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। जी, ये मेरे पास अभी आ नहीं रहे आपके कोई सवाल। अच्छा जी, चलें अब आ रहे हैं। मिथाइल ऑरेंज का की एसिड बेस। अच्छा एक मिनट, बहुत ऊपर चला जाए एकदम। ब्लैक पीडीएफ अच्छा कर रहा हूँ यार, आखिर में पीडीएफ शेयर करूँगा। केमिकल इक्वेशन बैलेंस कैसे होगी? वो पहले ही बैलेंस्ड है। ऑक्सैलिक एसिड के लिए भी क्या होगा? ऑक्सैलिक एसिड के लिए भी मिथाइल ऑरेंज, उसमें बेस देखेंगे, बेस देखनी है, बेस कौन सी है। बेस उसमें भी वीक ही होगी। अगर बेस NaOH गिवन होगी तो फिनोफ्थलीन, अगर बेस वीक गिवन होगी तो आपने मिथाइल ऑरेंज लेना है, ठीक है। केमिकल इक्वेशन बैलेंस कैसे करेंगे वो अभी बताता हूँ, और करवाएंगे काफ़ी है मेरे ख्याल में। सर अगर रीडिंग कर्ल हो रही हो और पॉइंट के अंदर से तो आप लोअर मेनिस्कस देखेंगे। N1 N2 कैसे फाइंड करेंगे? इक्वेशन के अंदर जो HCl के साथ नंबर लिखा होता है वो N1, और जो बेस के NaOH के साथ NO2CO3 के साथ नंबर लिखा होता है वो N2 होता है। इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल, इम्पॉर्टेंट पहले चार में से कोई एक आएगा यार, सारे एक जैसे हैं। और इधर इम्पॉर्टेंट है हार्ड वाटर वाला, फ्लेम टेस्ट वाला, और वो वाला, वो जो सैचुरेशन अनसैचुरेशन वाला, वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पीडीएफ अभी कर रहा हूँ, ठीक है। प्रैक्टिकल बुक में जो क्वेश्चंस हैं नहीं वो नहीं करने, वो छोड़ दो। अच्छा जी, ये किस क्वेश्चन का आंसर है? अच्छा, ये जो मैंने लिखा है ना, ये है आपको फ्लेम टेस्ट का मेथड ऑफ डूइंग फ्लेम टेस्ट, और ऊपर मैंने फ्लेम टेस्ट के कलर्स लिखे हैं। फ्लेम टेस्ट वाले पूरे प्रैक्टिकल में ये दो बातें याद रखनी है, कलर्स, फ्लेम टेस्ट के कलर्स क्या हैं, और दूसरी बात क्या है कैसे करते हैं फ्लेम टेस्ट का प्रोसीजर क्या है, ठीक है। प्रोसीजर प्रैक्टिकल का नहीं याद करना है यार, ठीक है। पिपेट एंड ब्यूरेट में फ़र्क क्या है यार? ब्यूरेट एक अलग चीज़ है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम टाइट्रेशन के एक्सपेरिमेंट में ब्यूरेट के अंदर लेते हैं एसिड, और पिपेट से हम बेस को टेक ओवर करते हैं, और पिपेट हमें फिक्स्ड वॉल्यूम्स लिक्विड एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने की में मदद देती है, ठीक है। M1 M2 V1 V2 कैसे पता चलेगा कौन सा होगा? मर्ज़ी है यार, जिस मर्ज़ी को आप ये याद रख लो। M1 M2 V1 V2 के लिए एक बात याद रख लो, आपकी मर्ज़ी है वैसे, लेकिन सुनो, ये जो इक्वेशन बैलेंस वाले ये भी सुनो। HCl plus NaOH gives NaCl plus H2O। ये हो सकता है गिवन, हो सकता है आपको खुद करना हो, इसमें कोई बैलेंसिंग नहीं करनी, कोई बैलेंसिंग नहीं, बैलेंस्ड है, ये बैलेंस्ड है। अब N1 क्या होता है? जो इसके साथ नंबर लिखा होता है वो N1, जो इसके साथ नंबर लिखा होता है वो N2। अब इसके साथ कुछ नहीं लिखा ना, तो इसका N1 क्या है? इसका N1 है 1, इसका N2 भी क्या है 1 है। अब मैंने इसको 1 कहा है और उसको 2 कहा है, तो इसकी जो मोलैरिटी है उसको मैं M1 कहूँगा, और इसका जो वॉल्यूम है उसको मैं V1 कहूँगा। इसी तरह इसका N के साथ मैंने 2 लिख दिया है ना, तो इसकी मोलैरिटी के साथ भी M2 लिख दूंगा, इसके वॉल्यूम के साथ भी V2 लिख दूंगा। अब अगर मैं ऐसे कर दूँ NaOH प्लस HCl, तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं जी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। NaCl प्लस H2O लिखने के बजाय H2O प्लस NaCl लिख दूँ, कोई मसला नहीं है। मैं इसका अब N1 कह दूँगा, और इसकी मोलैरिटी को मैं M1 कह दूंगा, इसके वॉल्यूम को मैं V1 कह दूंगा, इसका मैं N2 कह दूंगा जो इसके साथ नंबर लिखा हुआ है, इसकी मोलैरिटी M2, इसकी V2 कह दूंगा। कुछ भी नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस याद रखना, जिसके M के साथ 1 लिखा है उसकी मोलैरिटी 1 है, तो उसका वॉल्यूम भी 1 होना चाहिए। ये ना हो क्या मोलैरिटी एसिड की ले रहे हो और वॉल्यूम बेस का ले रहे हो, तो ध्यान से आंखें खोल के ये देख लेना प्लीज़, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद परसेंटेज एरर -0.2171, ये बहुत ज़्यादा है यार। प्रैक्टिस ड्राइंग डायग्राम्स एज वेल, नहीं डायग्राम को छोड़ दें। ऑक्सैलिक एसिड वाला क्या है? वो भी यही है, ऑक्सैलिक एसिड और मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है, कुछ भी नहीं है, यही सारा प्रोसीजर, सब कुछ यही है। एक शॉर्ट में MCQ आ सकते हैं? नहीं, मुश्किल है MCQ नहीं आएगा। वाइवा क्वेश्चन नहीं, वो छोड़ दो, वाइवा क्वेश्चन छोड़ दो।
PDF जैसे ही ये फ़ाइल अपलोड होगी ना, इधर से इस लाइव स्ट्रीम बंद होगी, फ़ाइल साथ ही अपलोड होगी, उसके साथ उसमें लिंक में ना ये PDF आपको दोनों मिल जाएंगे, PDF दोनों मिल जाएंगे यार। PDF को मैसेज करना बंद कर दो, ठीक है। V1 V2 बता दें। अच्छा V1 V2 बता दिया मैंने, ठीक है, ओके हो गया V1 V2 भी आई थिंक। ऑक्सैलिक एसिड, यार ये है ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड वाला ये। अच्छा इधर से नहीं देखते, मैं उस वाली PDF पे लेके जाता हूँ। बहुत आसान है, ये सारा यही मेथड है, कुछ भी नहीं है उसमें, उसमें भी सारा यही मेथड है ऑक्सैलिक एसिड वाले में। ये मैंने स्टार्ट में बता चुका हूँ, आप शायद लेट ज्वाइन किया है जवाब। देखो ये पहले आपका पहला जो प्रैक्टिकल है ना, उसमें आपने क्या करना है, आपने स्टैंडर्डाइज NaOH सोल्यूशन को करना है, दूसरे में स्टैंडर्डाइज HCl को करना है, दोनों में मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। तीसरा जो एक्सपेरिमेंट है आपका, उसमें आपने मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है, मोलैरिटी फाइंड आउट Na2CO3 की मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। अच्छा अब इसमें थोड़ी सी बैलेंसिंग है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी बैलेंसिंग है। क्या है देखो, Na2CO3 अगर ये आ गया बैलेंसिंग के लिए, प्लस 2HCl, आगे क्या बन रहा है NaCl। बनाते वक्त मैं ऐसे बनाता हूँ, ये Na इसका उठाया, Cl इसका उठाया, NaCl लिख दिया। अब मुझे 1 2 3 अभी कुछ भी नहीं पता किसके साथ 1 है किसके साथ 2 है। प्लस साथ क्या बनेगा, ये कार्बोनेट है, एसिड किसी कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है ना, तो वाटर भी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। अब मुझे ये पता चला Na के साथ यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो मैंने इसलिए इसके पीछे यहाँ पे 2 लिखा ताकि Cl का भी 2 बैलेंस हो जाए। अब ये पूरी बैलेंस होगी इक्वेशन, ठीक है। और इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, इसमें इसको M1 कह दो, इसका वॉल्यूम को V1 कह दो, इसकी मोलैरिटी को M2 कह दो, इसके वॉल्यूम को V2 कह दो, बस कैलकुलेशन में पुट कर दो। ऑक्सैलिक एसिड बार बार पूछ रहे हो, ये देखो ऑक्सैलिक एसिड में आपने अगेन ऑक्सैलिक एसिड के अंदर भी उसकी मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है, एग्जैक्ट मोलैरिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। अब इसकी इक्वेशन गिवन होगी, ये इक्वेशन गिवन होगी, ऑक्सैलिक एसिड का ये फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। उसके साथ ये ऑक्सैलिक एसिड के साथ NaOH ने रिएक्ट किया है। अब देखो ऑक्सैलिक एसिड वाले में बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, फिनोफ्थलीन इंडिकेटर होगा, देखो नीचे फिनोफ्थलीन एज इंडिकेटर इस्तेमाल होगा, यहाँ के लिखा, ये लिखा हुआ है फिनोफ्थलीन एज इंडिकेटर इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में NaOH के साथ 2 लिखा हुआ है, पीछे 2 लिखा हुआ है, इसका मोल्स 2 हैं, इसके मोल कितने 2, इसके साथ 2 लिखा हुआ है, इसके साथ पीछे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसके मोल्स कितने 1 है, तो N1 N2 यहाँ से पता चलता है, ठीक है। अच्छा जी राजा ज़िया सर, अल्केन्स कैंट रिएक्ट विद KMnO4। जी बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते, अल्कीन्स और अल्काइंस करते हैं, ये बताया मैंने। सैचुरेशन के टेस्ट में KMnO4 ऐड करते हैं तो वो। अच्छा जी सर, GBP में 70.5 को राउंड ऑफ कर दिया, चले कर दिया तो खैर है, आप छोड़ दें उसको। अच्छा जी टाइट्रेशन क्या है सर, टाइट्रेशन बेटा ये है कि एसिड और बेस रिएक्ट करें, सॉल्ट और वाटर बने, जिस मेथड का नाम टाइट्रेशन होता है, ठीक है, उस मेथड को टाइट्रेशन कहते हैं। सेक्शन B के क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि कोई भी आ सकता है, तो मैंने बता दिए। देखो सॉल्ट वाले में जो कैटाइंस हैं, फ्लेम टेस्ट वाले सारे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताइए ना, वो फ्लेम टेस्ट के कलर याद कर लो, मेथड याद कर लो कैसे है। हार्ड वाटर का रिमूवल बुक में से बेशक कर लो कैसे होती है, रिएक्शन की इक्वेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। और उसमें कोई ऐसा खास नहीं, भी ये PDF शेयर करूँगा, इसमें से भी कुछ कर लें, लेकिन इस PDF में ना बहुत सारी चीज़ें लिखी, सारी याद करने ना बैठ जाना, ठीक है। अच्छा जी उसके बाद क्या है, कीटोन वाला कौन सा यार इसमें है आपकी लिस्ट में, अगर है कीटोन वाला तो उसको मैं देख लेता हूँ। अच्छा आइडेंटिफाई कीटोन यूजिंग 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, हाँ ठीक है 2,4 अच्छा मैं ये हैरान हो रहा था ये कहाँ से आया, ठीक हो गया सॉरी, ये रह गया आपका, एक रह गया है जी ये वाला, बल्कि 2 रह गए हैं। आइडेंटिफाई कीटोन यूजिंग 2,4 डाइनाइट्रोफिल हाइड्रोजीन। तो अगर आपको अच्छा इससे रिलेटेड क्वेश्चन इसी में देख लें, या अलग से क्वेश्चन बता दूं, अलग से क्वेश्चन मैं खुद आई थिंक बता देता हूँ, मैं इधर लिख देता हूँ यार, इस वाली में तो है भी नहीं, वैसे भी दूसरी वाली में है। अच्छा जी अगर आपको 2,4-DNP डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, इसको 2,4-DNP बोलते हैं, ठीक है। अगर इसको ऐड किया आपने किसी कीटोन के साथ तो क्या होगा, टेस्ट अगर इसको आपने ऐड किया है तो टेस्ट क्या हो सकता है, या पॉजिटिव आ सकता है, या टेस्ट क्या आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है ना, आसान अल्फाज में समझा रहा हूँ। अगर पॉजिटिव आएगा
तो क्या होगा, अगर पॉजिटिव आएगा तो आपने इसको एक सोल्यूशन के अंदर ऐड किया, ठीक है, उस सोल्यूशन के अंदर कीटोन था लेट से, आपने इसको उसके अंदर ऐड किया तो क्या बनेगा, आपको नज़र क्या आएगा, येलो प्रेसिपिटेट, क्या नज़र आएगा जी, येलो प्रेसिपिटेट नज़र आएगा, ठीक है, येलो प्रेसिपिटेट नज़र आएगा। आखिरी चीज़ इसके साथ बता देता हूँ, चलो ये जो स्टार्ट में इसका नाम है ना वो ये है 2,4 है और इसका नाम लिखा हुआ है जी डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजी, ये पूरा इसका नाम है, DNP लिख दिया शॉर्ट में। जो प्रेसिपिटेट बनेगा ना, जब इसको ऐड करेंगे कीटोन के तो प्रेसिपिटेट बनेगा, उसमें ये सारा यही नाम है, आगे जोन कर देना ZONE, डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बनेगा। उसका कलर क्या होता है, उसका कलर येलो होता है या कभी कभी ऑरेंज भी होता है, लेकिन आप येलो याद रख लें, ठीक है। डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बन जाता है, DNP डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बन जाता है, दैट्स इट, ये याद रखना है आप, ठीक है। और कलर क्या आपको नज़र आएगा, येलो नज़र आएगा। इस पूरे प्रैक्टिकल का ये काम है बस, ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ ही दूसरा प्रैक्टिकल भी है, उसका भी यहीं पे बता रहा हूँ। अब सवाल जितना मर्जी घुमा फिरा के आपको असल बात पता नहीं चाहिए। आइडेंटिफाई कार्बोक्सिलिक एसिड यूजिंग सोडियम कार्बोनेट टेस्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड यूजिंग सोडियम कार्बोनेट। तो आसान सी बात याद रख लो, आसान सी बात याद रख लो कि जब कोई भी एसिड किसी भी कार्बोनेट के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, क्या बनता है, सॉल्ट, वाटर, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये चीज़ आपकी ऑब्जर्वेशन बन जाती है। आपको सॉल्ट नहीं पता चलता बना है नहीं बना, पानी में हलवा होता है, आपको नज़र आती है बबलिंग गैस की, कौन सी गैस की, कार्बन डाइऑक्साइड। उसको टेस्ट कैसे करेंगे, उसको लाइम वाटर में से पास करेंगे, पास थ्रू लाइम वाटर, पास द गैस थ्रू लाइम वाटर, तो क्या होगा, इट टर्न्स मिल्की, वो मिल्की कर देता है उसको, सोल्यूशन को। ये कार्बन डाइऑक्साइड का शॉर्ट वो है, टेस्ट है। तो अगर तो वो मेटल कार्बोनेट के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड ने रिएक्ट किया और गैस बनी, और गैस को आपने पास किया किस में से, लाइम वाटर में से, और वो मिल्की हो गया, तो प्रेजेंस किसकी पता चल गई आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड की पता चल गई, ठीक है। अब इससे रिलेटेड यहाँ कोई क्वेश्चन मुझे नज़र नहीं आया था, अगर कोई हुआ आगे तो वो चलें आपको ये शेयर कर दूँगा, उसमें आप देख भी सकते हैं है या नहीं है, ठीक है। मुझे कोई नज़र नहीं आया वैसे, ये आइडेंटिफाई कार्बोक्सिलिक एसिड यूजिंग वो कौन सा है, कार्बोनेट। राइट द फॉर्मूला विच इज़ यूज टू कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ऑक्सिलिक एसिड, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, M1V1 ओवर N1। अच्छा जी, ये सारा हो गया प्रोसीजर, ये वो प्रोसीजर नहीं आएगा पेपर में, ठीक है, प्रोसीजर नहीं आएगा। इस शुगर एंड एलिमेंट कंपाउंड और अ मिक्सचर, तो कंपाउंड है क्योंकि ये ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो आई थिंक ये काफ़ी हो गया है। अब आखिरी दफ़ा आपके मैसेजेस की तरफ जा रहा हूँ, कोई चीज़ रह गई है तो पूछ लें, अभी पूछ लें ताकि इसको एंड कर दें, ठीक है। पार्ट बी वाले का वाइवा नहीं छोड़ो, वाइवा क्या, उसमें से थोड़े से पढ़ लो यार। मीन वॉल्यूम क्या है, V1 या V2। मीन में बेटे मीन सुन लो, मीन, ये इब्राहिम सलमान, मीन का मतलब है आपको 2 या 3 जितने वॉल्यूम्स हैं, 2 हैं तो दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करना, 3 है तो तीनों को प्लस करके 3 पे डिवाइड करना। मीन एवरेज को कहते हैं यार, एवरेज को कहते हैं, ठीक है। KMnO4 का रिएक्शन, KMnO4 का रिएक्शन नहीं आएगा आपको, उसका टेस्ट का वो याद होना चाहिए, कलर डिस्चार्ज याद होना चाहिए बस। कलर अगर वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना तो कलर डिस्चार्ज हो जाएगा उसका, ठीक है। KMnO4 अपना कलर पर्पल से वो डीकलराइज हो जाएगा, ठीक है। अगर वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो उसका कलर डिस्चार्ज नहीं होगा, कलर डिस्चार्ज नहीं होगा, बस ये है। ठीक लिखा हो तो नंबर, हाँ जी मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे। मेथड ऑफ मेकिंग सॉल्ट करना है, नहीं वो छोड़ दो, मेथड ऑफ मेकिंग सॉल्ट नहीं करना, नहीं करना, ठीक है। रीडिंग कैसे करूँ इंस्ट्रूमेंट की बता दें, मैंने स्टार्ट में यार बड़ी डिटेल से कराया, वापस इसको फिर पीछे से स्टार्ट से जाके देखना, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
मेथड मेक नहीं, ये नहीं करना। मदीहा नाज, मेथड ऑफ मेकिंग सॉल्ट नहीं करना। अच्छा जी, स्टैंडर्डाइजेशन एंड मोलैरिटी डेमन सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसीजर है यार, दोनों सेम है, प्रोसीजर सेम है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, मोलैरिटी का निकालने का तरीका बता दिया, M1 V1 ओवर N1 इक्वल्स टू M2 V2 ओवर N2 है। ठीक है, ये है मोलैरिटी निकालने का तरीका। वाइवा वाले को छोड़ दो, बस करें। अच्छा चलो यार बस कर देते हैं, जिसने बस करना है ना वो छोड़ दे यार, स्ट्रीम कोई मसला नहीं है। मैं बस आखिरी सिर्फ आपके सवाल देखना चाह रहा हूँ, और इम्पोर्टेंट पहले 4 में से कोई भी एक आ सकता है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट, और बाकी वालों में से मैं बता चुका हूँ इंपॉर्टेंट। ठीक है, वाइवा नहीं, छोड़ दो, वाइवा छोड़ दो। रेफरेंस रेजिस्टेंस सेकंड वाले नेगेटिव में अपने पॉजिटिव रखा। मैंने एंड में ना वीडियो पूरी देखा करो यार, एंड में जाके वो करेक्ट कर दिया था। रेजिस्टेंस वाले में ना नेगेटिव साइन डाल दिया था यार, मैंने नेगेटिव साइन डाल दिया था। स्केल जूम मैंने नेगेटिव साइन बाद में पुट कर दिया था बेटे, बहुत शुक्रिया, आप मेरी गलतियाँ निकालते हैं और इस तरह बार बार मैसेज करके मुझे याद दहानी करवाते हैं कि मैंने ये गलती की है। जितनी दफ़ा आपने मैसेज लिखा है इतनी दफ़ा गलती नहीं की मैंने, एक आध दफ़ा की है। ठीक है, V2 कैसे फाइंड करेंगे? V2 फाइंड करेंगे, आपको डायग्राम गिवन होगी, उसमें वॉल्यूम की रीडिंग जो है वो वहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, पेपर इंशाल्लाह बहुत आसान होगा, फिज़िक्स से भी आसान होगा इंशाल्लाह, ये मेरी पेशेंट गोई है आप लोगों के लिए। ठीक है, सारा रिवाइज़ करवा दें यार, सारा क्या रिवाइज़ कर, लंबा हो जाएगा काम। केमिन वाटर का सेम रिजल्ट आएगा ना, ब्रोमीन वाटर का कलर चेंज होता है। ठीक है, अच्छा सुनो यार, आप लोगों को ये ब्रोमीन वाटर वाले में और इसमें ना कन्फ्यूजन हो रही है, तो दोनों का लिख देता हूँ। ठीक है, कलर चेंज फॉर KMnO4, यानी अगर आपने एक सोल्यूशन है उसको आपने उसमें आपने KMnO4 ऐड कर दिया। ठीक है, तो कलर चेंज क्या होगा? उप्स, पेन मेरा नीचे गिर गया। यानी आपने इसका क्वेश्चन क्या आ सकता है, इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा ये लिख क्यों नहीं रहा, एक सेकंड, इसको फिर मैं एक दफ़ा री इंसर्ट कर दूँ। सुनो, गौर से सुनो, ज़रा आखिरी चीज़ गौर से सुनो। KMnO4 को अगर आपने एक सोल्यूशन के अंदर ऐड किया तो रिज़ल्ट क्या होगा, या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, मैं बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, सवाल जैसा मर्ज़ी आए अब इसके साथ। अगर KMnO4 टेस्ट पॉजिटिव हो तो इसका मतलब क्या है कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड प्रेजेंट है। ठीक है, नेगेटिव का मतलब क्या है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या कंपाउंड मौजूद है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन कहना चाहिए। लेकिन आपको क्या नज़र आएगा, इसमें आपको नज़र ये आएगा कि उसका अपना कलर, ये याद रख लो, इसका कलर क्या होता है, इसका कलर होता है पर्पल। अगर पॉजिटिव टेस्ट हुआ ना, ये कलर आपने लिख देना है कलर डिस्चार्ज हो गया या डीकलराइजेस। KMnO4 डीकलराइज हो जाएगा, पर्पल से कलरलेस हो जाएगा। अगर पॉजिटिव नेगेटिव हुआ तो फिर KMnO4 का कलर का नो चेंज इन कलर, ये मतलब है इसका। ठीक है, ये KMnO4 वाले क्या। इसी के साथ ब्रोमीन वाटर वाला लिख देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, ब्रोमीन वाटर BR लिख रहा हूँ, ब्रोमीन वाटर, इसका रेडिश ब्राउन कलर अपना होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है। पॉजिटिव में क्या होगा, अगर टेस्ट पॉजिटिव हुआ तो ये डीकलराइज हो जाएगा, और अगर नेगेटिव हुआ तो डीकलराइज नहीं होगा, ज़रा नो चेंज। बस इतनी सी बात है। ठीक है, ये भी बता दिया मैंने। आई थिंक काफ़ी है अभी के लिए, बहुत है। ठीक है जी, नाफ्तीन का यार पहले बता चुका हूँ जी, यही है बिल्कुल। पासिंग मार्क्स 4 हैं यार, वाइवा क्वेश्चन छोड़ दें, पासिंग मार्क्स 4 हैं। ठीक हो गया जी, आई थिंक दिस शुड बी इट। ये आप लोगों के लिए काफ़ी होगा, और इंशाल्लाह क्या बता दूं यार, ये और क्या बता दूं, बताया तो है यार सब कुछ। अब अच्छा, ये बेयर्स टेस्ट जो है KMnO4 वाला है यार, ये जो KMnO4 का टेस्ट में सब कुछ लिखा है ना, KMnO4 टेस्ट का दूसरा नाम होता है बेयर्स टेस्ट। तो
तो ये जो कुछ मैंने लिखा है ये बेयर्स टेस्ट के लिए लिखा है, आप समझ आई, ये सारा कुछ बेयर्स टेस्ट के लिए, ये बेयर्स टेस्ट में भी यही कुछ आएगा। ओके, इंडिकेटर आपने नहीं पहचानने, इंडिकेटर लिखा हुआ होगा, बस आपने याद ही रख लेना है कि स्ट्रॉन्ग बेस में कौन सा इंडिकेटर होता है और वीक बेस में कौन सा होता है, बस। बायोलॉजी का इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, बायोलॉजी का भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। मुझे बायोलॉजी इतनी आती नहीं है, तो बायोलॉजी वाले किसी बंदे को साथ बिठा के तो थोड़ा सा करवा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। दोनों ना हो गिवन, ये नहीं हो सकता जी, मतलब दोनों ना हो गिवन, एक गिवन होगी तभी दूसरी फाइंड हो सकती है, वरना नहीं होगी, ठीक है। ब्रोमीन का अपना सिंगल बॉन्ड ही होता है ब्रोमीन ब्रोमीन के दरमियान। तो प्रैक्टिकल 6 डिटेल प्लीज़ कर दिया है यार, प्रैक्टिकल नंबर 6 ऐसे ही लिखेंगे, हाँ ऐसे ही लिखेंगे, बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, या ऐसे यार याद कर लो, बाकी अपने लफ्ज़ों में लिख देना, नंबर मिल जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। हाँ जी सारी करवा दी है, ये पूरी वीडियो दोबारा देखना, सारी करवा दी हैं, ठीक हो गया जी। स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं होती, स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं होती, ठीक। शुगर वाला भी है, शुगर डिकम्पोज होगा इनटू स्मॉलर कंपाउंड्स, ऊपर बता चुका हूँ, प्रोडक्ट बता चुका हूँ। कैरामल बनता है, कैरामल के साथ वाटर वेपर्स बनते हैं। कैरामल उसके बाद जब आपको विजिबल क्या चीज़ होगी, एक ब्लैक कलर का सॉलिड बनता है एंड में, ठीक है, कार्बन बनता है एंड में, कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है, समझ आ गया, चलो जी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आई थिंक दिस शुड बी इट। अब मैं ये इसको एंड करने लगा हूँ। रिज़ल्ट अगर नेगेटिव हो तो फिर कौन से प्रेसिपिटेट होंगे, और प्रेसिपिटेट बनेगा ही नहीं बेटे, हाँ वो जो कीटोन वाला मैंने ऊपर लिखा है ना, वो उसमें प्रेसिपिटेट तब बनेगा जब पॉजिटिव होगा। जिस किसी का नेगेटिव है ना, तो जो चीज़ आपने डाली है उसका जैसा कलर था, जो उसकी ओरिएंटेशन थी, जो कुछ सब वैसा ही रहेगा, उसमें कोई तब्दीली आएगी नहीं, कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ आगे। ओके, आप PDF आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये मैं एंड करने लगा हूँ। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू, और इंशाल्लाह आपका ये भी बहुत अच्छा हो जाएगा। बायो कंप्यूटर के लिए कोशिश करूँगा, वो मेरे इतने अच्छे सब्जेक्ट्स नहीं हैं, तो दिस शुड बी इट फॉर दिस वीडियो, एंड अगेन बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने इतनी देर मेरे साथ रहे, 1.5 घंटा तकरीबन, एंड होपफुली इंशाल्लाह आप लोग के